नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सब कैसे हो? मज़े में ही होंगे क्योंकि आप सब तो बहुत ही समझदार हो, इसीलिए घर पे ही रहते होंगे। ये बीमारी के कारण तो हम सब इतना फंस गए हैं कि हमारी पढ़ाई भी बिगड़ रही है, तो हम घर बैठे ही ये वीडियो के द्वारा ही पढ़ाई करेंगे। आज हम एसएस में पहला लेसन पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, तो एसएस में आज हम पहला लेसन भारत की विरासत पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे कि विरासत किसे कहते हैं, भारत की संस्कृति का अर्थ देखेंगे। बाद में हम संस्कृतियों के प्रकार देखेंगे। तो सबसे पहले हम सब जानते हैं कि भारत विविधता वाला देश है, कि हम 7वीं 8वीं कक्षा से पढ़कर आए कि विविधता में एकता भारतीय संस्कृति का लक्षण है। और हमारी भारतीय संस्कृति प्राचीन संस्कृति है। तो हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है, और हमारे जो पुराण है, आजकल आप ये दूरदर्शन देखते होंगे तो उसी में विष्णु पुराण भी आने वाला है। तो प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण में भारत के विषय में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च चैव दक्षिणम वर्षतद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात उसका अर्थ ये होता है कि समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित स्थल का नाम भारतवर्ष है। यानी हमने 9वीं में भी देखा है, मैप में भी आपको बताया था कि हमारे देश का हम स्थान देखें तो हमारे देश के उत्तर में हिमालय पर्वत है और हमारे देश की तीनों ओर समुद्र है। इसीलिए हम भारत को द्वीपकल्पीय प्रदेश भी कहते हैं। तो हमारे देश भारत में जो भी व्यक्ति रहता है उसको, मतलब उसकी जो संतान है उसको भारतीय कहा जाता है। हमारे देश में जो भी शुभ कार्य होता है, जैसे कि आप कभी शादी में जाते होंगे, किसी की सगाई में या यज्ञ में जाते होंगे, तो आपने भी सुना होगा जो ब्राह्मण लोग विधि करते हैं तो उसी में बार बार ये नाम लिया जाता है कि भारतवर्ष, भारतखंड, जम्मूद्वीप, उसमें जम्मूद्वीप नाम ज़्यादा लिया जाता है, और आर्यवर्त जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। ये हमारे देश के प्राचीन नाम है। लेकिन जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो वो हमारे देश का नाम इंडिया रखकर चले गए, और आज विश्व में इंडिया के नाम से ही हमारा देश जाना जाता है। तो हम देखें कि हमारे देश की जो सीमाएं हैं वो प्राकृतिक है, कि उत्तर में जो हिमालय, हमने 9th में भी पढ़ा था कि वो कुदरती दीवार है, और तीनों और नीचे समुद्र है। तो हमारे देश प्राकृतिक सीमाओं वाला देश है, और हमें भी गर्व है कि ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ है। हमारे देश की जो समृद्धि है वो हमने 8वीं से 9वीं में भी पढ़ा है कि हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसीलिए विदेश से बहुत सारी विदेशी प्रजा हमारे देश में व्यापार करने के लिए, क्योंकि हमारा देश प्राकृतिक संपत्तियों का भंडार था। तो उससे आकर्षित होकर बहुत सारे विदेशी लोग हमारे देश में व्यापार करने आए। और आप सब जानते हैं कि ऐसी बहुत सारी हमारे देश की जो चीज़ें थी, जैसे कि रेशमी कापड़ है, सूती कापड़ है, मलमल है, तेजाना, मरी मसाला, नील आदि वस्तुओं की यूरोप के देशों में ज़्यादा ही मांग रही थी। इसीलिए वो लोग हमारे देश में व्यापार करने आए और हमारे देश में ही स्थायी हो गए। यानी कि विदेश की जो प्रजा हमारे देश में आई और हमारे देश के दोनों के जो विचार है वो दोनों का आदान प्रदान हुआ, और उनके कारण अनेक परिवर्तन आए, और एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को जो विरासत दी, विरासत का हस्तांतरण हुआ। तो हमारे लेसन का जो टाइटल है कि विरासत हम इसे कहेंगे कि हमें हमारे पूर्वजों से जो भेंट मिलती है, जैसे कि वो भेंट संस्कार के रूप में भी हो, जो आज आप दिखा रहे कि आज आप घर में ही रहते हो, मम्मी पापा को काम में मदद करते होंगे, दादा दादी की सेवा करते होंगे, या गवर्नमेंट हमें जो कहती है वो नियमों का भी हम पालन करते। क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारे संस्कार है, हमारी भारतीय संस्कृति के संस्कार, इसीलिए वो सब आप मान रहे हैं। तो जो संस्कार भी हमें विरासत में ही मिलते हैं, वैसे जो भौतिक संपत्ति है वो भी हमें विरासत में मिलती है। यानी विरासत यानी हमें अपने पूर्वजों से जो भेंट मिलती है, यानी एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को देती है। विद्यार्थी मित्रों, जो प्रस्तावना हम देख रहे हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे एग्ज़ाम में नहीं आता इतना, पर हम उसको सिर्फ हम एग्ज़ाम को लेकर नहीं पढ़ेंगे, हम अपने देश के बारे में जानेंगे।
ये चैप्टर 3 मार्क्स का है, तो इसमें 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है और एक ऑब्जेक्टिव वाला आता है। तो आप ध्यान रखना, जो IMP आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी कि ये प्रश्न आपको याद रखिए। अभी भारत का दूसरा टॉपिक है कि भारत का स्थान और विस्तार, जो हम 9वीं में पढ़ चुके हैं कि भारत का स्थान कौन से अक्षांश और रेखांशों के बीच है। और दूसरा कि विस्तार की दृष्टि से देखें तो हमारा देश भारत में आप सब जानते हो और आपको याद भी है, 7वें क्रम पे है। और आगे 6 नंबर जो है वो आपको याद करके बाद में मुझे बताना है। और जनसंख्या की वृद्धि की दृष्टि से देखें तो भी हमारे देश का स्थान दूसरे नंबर पे, प्रथम स्थान पर चीन है। अभी हम देखेंगे वैविध्यपूर्ण विरासत। अभी हम वैविध्य सभर विरासत देखेंगे कि हमारे देश की जो संस्कृति है उसमें हमें सत, चित और आनंद का अनुभव होता है। सत यानी हमारी संस्कृति में से सच्चाई, मन यानी जो भी काम करते वो पूरे दिल और मन से करते, और आनंद का अनुभव होता है। हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति ने तो विश्व के देशों को भी अहिंसा और विश्व शांति जैसे मूल्य दिए हैं। अभी सिंधु घाटी की संस्कृति के लोगों से लेकर हम देखें आज तक के लोगों ने, हमारे देश के लोगों ने अपनी योग्यता, बुद्धि, शक्ति, कला, कौशल द्वारा अपनी संस्कृति को समृद्ध बनाया है। भारत के भव्य विरासत के निर्माण में और उसके प्रशिक्षण के लिए अनेक ऋषि मुनियों, संतों, विदुषियों, विद्वानों, चिंतकों, कलाकारों, कारीगरों, वैज्ञानिकों, संशोधकों, साहित्यकारों, शिक्षा शास्त्रियों, राजनीतिज्ञों, इतिहासकारों, समाज सुधारकों वगैरह ने अपना योगदान दिया है। और उन सब के धर्म, शासन शैली, भाषा, कला, चित्र, बोली, पहनावा और रीति रिवाज आदि भारत को मिले, और उसी के कारण ही हमारी संस्कृति जो है वो रंग बिरंगी बनी है। अभी हम आगे देखेंगे संस्कृति का अर्थ। ये आपको परीक्षा में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, इसीलिए आप उसको याद रखना और उसको नोट भी करना। संस्कृति अर्थात जीवन जीने की कला। संस्कृति से कहते कि हम किस तरह जीवन जीते, अपने जीवन में जो संस्कार है, अपने रीति रिवाज है, अपने रहने कहने, अपने पहले से, तो वो सबको अपने अंदर किस तरह उसका हम उपयोग करते हैं। तो संस्कृति अर्थात जीवन जीने की कला। देश या समाज में समय समय पर बदलते संयोगों के अनुसार जनजीवन में परिवर्तन है कि आप सब जानते हैं कि परिवर्तन तो समाज का नियम है और चक्र भी है। परिवर्तन समय समय पर आता रहता है और परिवर्तन के कारण ही नए नए सुधार होते हैं। सामाजिक जो हमारे रीति रिवाज, आप सब जानते कि आपके मम्मी पापा भी घर पे बताते होंगे पहले ऐसा होता था, अभी ऐसा हो रहा है। तो समय समय पर सब बदलता है और उसके कारण अलग अलग समाज की जो संस्कृति है, समाजों से संस्कृति बनती है। और संस्कृति का हम दूसरा अर्थ लेंगे। संस्कृति अर्थात मानव मन की उपज, यानी हमारे अंदर सबकी सोच, विचार, आवड़त, बुद्धि, कौशल्य अलग अलग है, तो हर एक की मन की जो उपज होती है। और दूसरा मानव समाज की आदतें, लोगों की क्या आदतें, किसी की अच्छी होती है, बुरी होती है। हमारे मूल्य कि हम नैतिकता हमारे अंदर हो कि नैतिक अनैतिक है, आचार विचार किस तरह व्यवहार करते हैं बड़ों के साथ या छोटों से कैसा। बाद में हमारी धार्मिक परंपराएं, जो हमारे धार्मिक उत्सव है, और रहन सहन किस तरह के, हम खाना पीना, उठना बैठना, कपड़े पहनना, तो वो हमारी रहन सहन है। और उस ये सारों में से जो हमने देखा कि हमारी आदतें, मूल्य, आचार विचार, धार्मिक परंपराएं और रहन सहन जो जीवन के उच्चतम उद्देश्य के तक ले जाती है। जीवन का उच्चतम आदेश, यानी सभी का जीवन उच्चतम नहीं होता है, पर जो महान व्यक्ति है जिसको मैं आज भी याद करते कि जिसका जीवन आदर्श हो, तो ऐसा ये सबका जो अगर मिलाया जाए तो ही उच्चतम उद्देश्य की तक हम जाते, और उसी के योग को ही संस्कृति कहा जाता है। तो हम शॉर्ट में इतना ही जानेंगे कि जो विदेशी प्रजा हमारे देश में आई और हम भारतीय, विदेशी प्रजा और भारतीय प्रजा के जो आचार विचार है और उनके जो आदान प्रदान से ये हमारी संस्कृति बनी है। अभी भारतीय संस्कृति की विरासत, अगला पॉइंट जो है भारतीय संस्कृति विरासत, वो हम देखेंगे। पहले हम विरासत का अर्थ देंगे, ये भी परिभाषा के रूप में आ सकता है। विरासत
अर्थात हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त अमूल्य भेंट, जो हमने पहले भी देखा कि अपने पूर्वजों से हमें जो मिलता है, जो विचारों के रूप में हो, संस्कारों के रूप में हो या भौतिक संपत्ति के रूप में, जो हमें एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को देती है, उसको हम बोलते हैं हम विरासत। और भारत का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है और हमने कितनी बार देखा है कि और कोई देश का ऐसा न इतिहास है न ऐसी संस्कृति है। हमें गर्व है हमारे देश पर और हम पर कि ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ। कई विद्यालयों में जो दैनिक प्रतिज्ञा करवाते हैं उसी में बोलते हैं ना कि भारत मेरा देश है, हम सब भारतीय है। तो उसी में हर ये प्रतिज्ञा में भी हम बोलते हैं कि मुझे अपने देश से प्यार है और उसकी समृद्धि तथा बहुविध परंपरा पर गर्व है। तो हर एक भारतीय को अपनी देश की संस्कृति, उसकी समृद्धि और जो अलग अलग उसकी परंपराएं हैं उस पर गर्व है। यह समृद्ध विरासत अर्थात भारत द्वारा समग्र विश्व को पूर्ण मानव जीवन के रहस्यों की देन है, ऐसा कहा जा सकता है। आइए भारतीय विरासत के लिए नीचे दिए गए विभागों के माध्यम से उसको हम समझेंगे। विरासत विरासत दो प्रकार की है, प्राकृतिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत। प्राकृतिक विरासत में जो प्रकृति से हमें जो मिली हुई भेंट है, प्राकृतिक विरासत में हमें जो प्रकृति से मिली हुई जैसे भेंट है, जैसे कि नदी, तालाब, झरने, पेड़, पहाड़, वनस्पति, जीव जंतु, ऋतुओं, पशु पक्षियों, प्राणियाँ, वनस्पतियाँ, रेगिस्तान, घाटी प्रदेश, उपजाऊ मैदानी प्रदेश, समुद्र किनारा, सागर, तो ये सब हमें प्रकृति, चट्टानें हैं, खनिज है, ये सारे जो है वो हमारी प्राकृतिक विरासत है जो हमने भगवान ने दी है। और हम देखें कि प्रकृति, पर्यावरण, मानव जीवन के बीच निकटतम का संबंध है। अगर ये तीनों से कोई एक नहीं होता तो शायद ये मानव जीवन भी नहीं होता। कि प्रकृति और ये पर्यावरण, हम ये तीनों के बीच घनिष्ठ संबंध है। तो हम प्रकृति के साथ हमारा व्यवहार श्रद्धापूर्वक ही रहा है। जैसे कि हम बचपन से ही पंचतंत्र की कहानियाँ सुनते हैं जिसमें पशु पक्षियाँ की स्टोरी होती है और वो हमें बोध देती है। बाद में हमारा जो लोक संगीत है, शास्त्रीय संगीत है, उसी में भी ऋतुओं का वर्णन किया जाता है। प्रकृति के साथ ही उसका संबंध देखने को हमें मिलता है। बहुत सारे ऐसे अपने गीते हैं, त्यौहार है, कविताओं हैं, चित्रों है जिसमें प्रकृति और ऋतु चक्र का निरूपण किया जाता है। तो आज हम जो हमारी विरासत है उसमें हम प्राकृतिक विरासत में उसका एक पहला प्रकार देखेंगे, भूदृश्य। भूदृश्य यानी हमने 9th में भी पढ़ा था भारत का भूपृष्ठ की ज़मीन का जो अलग अलग आकार होता है, तो उसी को हम भूपृष्ठ कहते हैं कि कहाँ मैदानी विस्तार दिखता है, कहाँ पहाड़ी इलाका है, तो कहाँ पठारी प्रदेश है, कहाँ तो पर्वत है। तो वो भूमि का अलग अलग जो स्वरूप है तो उसको हम भूदृश्य कहेंगे। उसका एग्जाम्पल हम लेंगे कि जैसे कि हिमालय। तो हिमालय में हमें अनेक उपयोगी वनस्पति मिलती है, जैसे कि खनिज है, अद्भुत वहाँ पशु पक्षी देखने को मिलते हैं और उसके जो शिखर है वो हमेशा बर्फ़ से घिरे रहते हैं। और हिमालय में से निकलने वाली नदियाँ आप सब जानते हो, वो भी हम पढ़ चुके हैं कि उनमें से निकलने वाली जो नदियाँ है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, तो उनमें से जो पानी 12 मास वो नदियों में भी पानी रहता है। बाद में हिमालय पर आए हुए हमने जो जंगल भी देखे थे, तराई के जंगल जो वहाँ आए हुए हैं। बाद में अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जो हम 3 धामों की यात्रा बोलते हैं कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग वो यात्रा पर जाते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं, तो वो भी हिमालय पर ही आया हुआ है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत की प्राकृतिक विरासत के रूप में भूदृश्य के बारे में बताइए। तो भूदृश्य यानी आपको याद रखना है हिमालय, खाली बस हिमालय के बारे में याद रखना है और हिमालय पर होने वाली वनस्पतियाँ, उसके
होने वाले पशु पंखी रहने वाले पशु पंखी है, उसके शिखर जो बर्फ़ से आच्छादित रहते हैं, और वहाँ जो 3 धाम आए हुए हैं, बस इतना ही उसी में आपको याद रखना है। ये भी परीक्षा में आया है, जैसा है तो आपको याद रखना है। तो भारत की प्राकृतिक विरासत, उसी में हमने पहला पॉइंट देखा है भूदृश्य, और भूदृश्य में आपको हिमालय के बारे में याद रखना है, जो हम पढ़ भी चुके हैं 9th में। अभी हम दूसरा टॉपिक देखेंगे।